नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप यूपी टेट 2021 जिसके पेपर का आयोजन दिनांक 28 नवंबर 2021 को किया गया था, उस पेपर के बाल विकास एवं शिक्षण विधि पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। हालांकि पेपर लीक की वजह से ये पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से आपको यूपी टेट के पेपर के स्टैंडर्ड, डिफिकल्टी लेवल और पेपर के पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा 2011 से लेकर के अब तक जितने भी यूपी टेट के पेपर का आयोजन हुआ है, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि 4 विकल्पों में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको उत्तर बताना नहीं है, क्योंकि वो आंसर की के माध्यम से भी आप देख सकते हैं या फिर किसी दूसरे अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको आने वाले यूपी टेट की परीक्षा के लिए तैयार करना है, और ये तभी आप तैयार हो पाएंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे, बल्कि रटेंगे नहीं। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा समय आप जरूर दीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षण का स्तर क्या होता है, यानी कि बच्चे को जब पढ़ाया गया तो बच्चे किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो चीज़ों को रट करके सीखते हैं। जैसे कि बच्चा जब बिल्कुल पहली बार प्राइमरी में जाता है या फिर उससे पहले प्री प्राइमरी में जा रहा होता है, तो बच्चे को बताया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, या फिर अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। इस तरीके से चीज़ें बच्चे जो हैं वो अल्फ़ाबेट को या फिर वर्णों को रट करके वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो पहला स्तर जो सीखने का होता है शिक्षण के माध्यम से, वो क्या होता है, स्मृति स्तर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल। ये पहला होता है, ये क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। पहले चीज़ों को रट रट करके वो सीखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है, अब वो चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है। लेकिन कैसे समझेगा, मूर्त अवस्था में देख करके समझेगा। जैसे बच्चा मान लीजिए 7-8 साल का जब हुआ, तो वो जब चीज़ों को फिजिकल तौर पर देख रहा होता है, जब आंख के सामने उसके वस्तु आती है, तो वो चीज़ों को देख करके समझना शुरू कर देता है। तो दूसरा स्तर क्या होता है, अवबोध स्तर, जिसमें बच्चा क्या होता है, चीज़ों को देख करके समझना शुरू कर देता है। तो ये दूसरा स्तर हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु जिसको प्रत्यक्ष तौर पर वो नहीं देख रहा है, तो वो उसके बारे में नहीं सोच सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 5 साल 6 साल के बच्चे को आप अगर बोलेंगे कि एक ऐसे सिचुएशन को कल्पना कीजिए जो कि आपके सामने नहीं है, तो वो कल्पना कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास अभी उस लेवल का नहीं है कि चीज़ों को बिना देखे वो उसके बारे में समझ पाए। तो अवबोध स्तर में क्या होता है, वो प्रत्यक्ष तौर पर चीज़ों को देखने के बाद से वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। पहले लेवल में क्या था, चीज़ों को वो केवल रटता है। दूसरे लेवल में क्या होता है, प्रत्यक्ष तौर पर देखने के बाद से उसके बारे में समझना वो शुरू कर देता है। और तीसरा जो लेवल होता है, जिसमें बच्चा जो है वो चीज़ों को सीखने के साथ साथ उस पर आलोचनात्मक चिंतन भी करना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नियम है, कोई गणित का नियम उसने पढ़ा, तो अब वो आलोचनात्मक तरीके से उस पर चिंतन करना और तर्क करना शुरू कर देता है कि आखिर ये नियम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। और वो अमूर्त तौर पर भी अब चिंतन करने के लिए एक तरीके से मैच्योर हो चुका है। तो तीसरा लेवल क्या होता है, प्रत्यावर्ती स्तर, या फिर इसी को रिफ्लेक्टिव स्तर भी बोलते हैं। तो पहले लेवल में चीज़ों को रट करके उसने सीखा, दूसरे में उसने चीज़ों को प्रत्यक्ष तौर पर देख करके समझ करके सीखा, और तीसरे में वो अप्रत्यक्ष तौर पर बिना देखे उसके बारे में अमूर्त चिंतन कर सकता है और साथ ही साथ आलोचनात्मक चिंतन कर सकता है। तो ये 3 स्तर होते हैं शिक्षण का। ठीक है, हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है। जब ये 3 है तो कौन सा नहीं है, जाहिर सी बात है अभिप्रेरणा स्तर इसमें शामिल नहीं है, यानी कि मोटिवेशनल स्टेज, मोटिवेशनल लेवल। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणा स्तर जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो एरिक्सन ने किया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एरिक्सन ने ये बताया कि मनुष्य का जीवन पर्यंत जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो टोटल 8 चरणों में होता है। कितने में? 8 चरण उन्होंने बताए थे। जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय से लेकर के जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसके जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं 8 चरणों में होता है। और कौन कौन से चरण हैं समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला चरण उन्होंने बताया था विश्वास बनाम अविश्वास। अब ये शैशवावस्था में होता है, यानी 0 से 2 साल। इस अवस्था में मान लीजिए कि कोई माता पिता हैं जो कि बच्चे का बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं, और वहीं पर कोई दूसरे माता पिता हैं जो कि अपने बच्चे का केयर नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हैं। तो जो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं उसके प्रति
उनके प्रति उस बच्चे के मन में क्या होगा, विश्वास उत्पन्न होगा कि हाँ मुझे केयर करने वाला कोई है। वहीं पर कोई दूसरे बच्चा है जिसके माता पिता केयर नहीं कर रहे, या फिर ऐसे समझिए मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है, तो उनके प्रति क्या हो जाएगा, अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा अपने माता पिता को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ यानी जिनके माता पिता केयरिंग है, तो एक सुरक्षित और संरक्षण की भावना उस बच्चे में उत्पन्न होती है। ठीक है, ये पहला स्टेज होता है 0 से 2 साल में। अब देखिए बच्चे का पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होता है, जैसे कि आप देखते होंगे जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके बचपन से उसकी अब तक की एक्टिविटी का देखा जाता है कि वो किस तरीके से बड़ा हुआ, कैसे उसके माइंड में क्या चल रहा था, साइकोलॉजिकल उसकी चीज़ों को पकड़ा जाता है। और वही चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो पर्सनालिटी डेवलप होता है वो एक्चुअली जब जन्म लिया उसी समय से उसका जो पूरा इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से उसके साथ बिहेव किया, उसी तरीके से उसका पर्सनालिटी डेवलप होता है। अब मान लीजिए किसी के माता पिता बहुत केयर नहीं कर रहे हैं तो उसके प्रति उसका अविश्वास हो जाएगा, या फिर कोई अनाथ बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसके माता पिता नहीं होंगे तो उस अपने माता पिता के प्रति वो अविश्वास व्यक्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर उसको सही से पाला पोसा जा रहा है तो एक संरक्षण की भावना और एक सुरक्षित भावना उसके मन में क्या होगी, विकसित होगी। तो ये पहला स्टेज उन्होंने बताया था। दूसरा उन्होंने बताया था स्वायत्तता बनाम शर्म या फिर संदेह। यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभिक बचपन जो बाल्यावस्था होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसमें ये स्टेज देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई माता पिता है वो कहते हैं अपने बच्चे से कि ये बच्चा बहुत सिंसियर है, अपना काम खुद से कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं खुद करने की कोशिश करते हैं जिससे स्वायत्तता की भावना विकसित होती है। और माता पिता जब कहते हैं कि मेरा बच्चा अपना काम खुद से कर लेता है तो वो क्या होता है, वो अपने आप को स्वायत्त महसूस करने लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। वहीं पर कोई बच्चा अगर खुद से नहीं कर पाता है तो उसके मन में क्या उत्पन्न होती है, संदेह उत्पन्न होती है या फिर शर्म उत्पन्न होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके माता पिता बार बार उसको टोक रहे हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अपना काम खुद से नहीं कर पाते हो, तो बच्चे के मन में क्या उत्पन्न होगा, शर्म उत्पन्न होगा। और मनुष्य के अंदर जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं उसके डेवलपमेंट के समय, वो इमोशंस उसके पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। और वही चीज़ें एरिक्सन ने बताई थी। तो दूसरा स्टेज क्या बताया था, स्वायत्तता बनाम शर्म या फिर संदेह। तीसरा उन्होंने बताया था पहल बनाम अपराध बोध। अब ये क्या होता है, पूर्व स्कूली वर्ष में होता है जब बच्चे अपनी पहचान बनाना और गतिविधियों को शुरू करना सीखते हैं जिससे नेतृत्व की भावना विकसित होती है। तो ये तीसरा स्टेज उन्होंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है, तो वो थोड़ा सा क्या महसूस करेगा, वो गिल्ट महसूस करेगा कि मैं अपना पहचान नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो कैसा महसूस करेगा, अपराध बोध महसूस करेगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि जो एरिक्सन थे उन्होंने 8 स्टेज में 2 कंडीशन बताई थी कि अगर उसको सही इन्वायरमेंट मिला या फिर सही से डेवलपमेंट हुआ तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और अगर सही इन्वायरमेंट मिला या फिर सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो निगेटिव की तरफ जा रहा है। देखिएगा हर एक चरण में एक पॉजिटिव साइड दिखेगा और एक निगेटिव साइड दिखेगा। जैसे कि देखिए चौथे स्टेज में उद्योग बनाम हीनता, ये स्कूल के वर्षों में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे स्कूल में सामाजिक होने और अपनी क्षमताओं पर आत्मविश्वास विकसित करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगा, बच्चों से, दूसरे बच्चों से घुलता मिलता है और उसका सामाजिक विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है कि मैं दूसरों से इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ। वहीं पर कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है जो कि अपने में ही केवल लीन रहता है तो उसमें हीनता की भावना आने लगती है दूसरे बच्चों को देकर के, क्योंकि जब दूसरा बच्चा दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा है, लोगों से हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो उसमें क्या होगी, थोड़ी सी खुशी आएगी। और दूसरा बच्चा जो केवल अपने में ही केवल लीन है तो वो क्या, अपने आप को हीन महसूस करने लगता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5वां जो स्टेज उन्होंने बताया था पहचान बनाम पहचान भ्रम, ये किशोरावस्था में होता है। युवा अपनी व्यक्तिगत पहचान को परिभाषित करना सीखते हैं जो उनके भविष्य के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। अब ये देखिए, ये किशोरावस्था की बात की जा रही है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। अब इसी अवस्था में मनुष्य जो है वो अपने करियर का चयन कर रहा होता है। जब हाई स्कूल पास करके वो इंटरमीडिएट में जाता है तो वो अपना किस साइड से वो पढ़ाई करना चाहता है, इंटरमीडिएट कॉमर्स साइड से, आर्ट साइड से, साइंस साइड से, वो चीज़ें तय कर रही होती हैं जो कि उसके भविष्य को एक मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो अगर वो इसको सही तरीके से चुन लिया तो वो अपनी पहचान बना लेता है, और अगर सही तरीके से नहीं चुन पाया तो वो अपना पहचान क्या करता है, धीरे धीरे करके खो देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद से अगला स्टेज जो उन्होंने बताया था अंतरंगता बनाम अलगाव। अंतरंगता बनाम अलगाव ये प्रारंभिक वयस्कता में होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ सार्थक संबंध बनाने में सक्षम होते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये समझ लीजिए, ये वाला जो स्टेज है मनुष्य की जब शादी हो रही होती है, मनुष्य की जब शादी हो रही होती है उस समय का स्टेज है। उस समय क्या होता है कि मनुष्य जो है वो दूसरे परिवार से संबंध बनाना शुरू करता है। जब उसकी शादी होगी तो जाहिर सी बात है उनके पार्टनर के मम्मी पापा, उनके पूरे रिलेशन, उन लोगों से वो क्या करता है, धीरे धीरे संबंध बनाना शुरू करता है। ठीक है, और अगर इसमें वो असफल हो जाता है तो वो अलगाव महसूस करने लगता है। ठीक है, अगला जो होता है उत्पादकता बनाम ठहराव, ये मध्य वयस्कता में होता है। यहाँ पर क्या होता है, वयस्क सामाजिक योगदान देने और परिवार तथा कार्य के माध्यम से दूसरों के जीवन को प्रभावित करने की इच्छा रखते हैं। इसमें क्या होता है कि मनुष्य अब कमाने लगा, उसकी शादी हो गई, नौकरी हो गई, तो वो क्या कहता है कि दूसरे के जीवन को प्रभावित, यानी कि अब उसके माता पिता हो सकता है रिटायर हो चुके हों, तो उन अपने माता पिता या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने लगता है, उनकी ध्यान रखने लगता है। इसी को बोला गया उत्पादकता बनाम ठहराव। और अगर वो मान लीजिए नहीं कमा रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा ठहराव आ जाता है इस चीज़ों को लेकर के। ठीक है, अगला जो स्टेज होता है अखंडता बनाम निराशा, ये जो होता है ये 60+ की एज में होता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य अब रिटायर हो चुका है, अब वो उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसने अपना घर बना लिया हो, अपने बेटे बेटी को पढ़ा दिया हो और अपने बेटे बेटियों की शादी कर दी हो। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा है, कोई जिम्मेदारी नहीं बची है, तो अब क्या करता है, एक तो रिटायर हो चुका है तो पूरा दिन वो फ्री है, तो अब उस कंडीशन में वो अपने पुराने समय को याद करता है कि उसने पूरे जीवन काम किया और क्या चीजें उसने हासिल की। वहीं यहां पर कहा गया है व्यक्ति अपने जीवन को देखता है, यानी पूरे जीवन काल को वो रिमाइंड कर रहा होता है और पूरे जीवन में प्राप्त सफलताओं को देखता है। अगर उसने अपने जीवन को सही ढंग से जिया है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, उनको अच्छे से तैयार किया है, उनकी शादियां की, उनको अच्छे से पढ़ा लिखा दिया है, तो वो क्या अपने आप को सफल देखता है। वहीं पर अगर उसका परिवार बिखरा हुआ है, वो सही से आगे बच्चों को लेकर के नहीं आ पाया या फिर अपनी जिम्मेदारियां नहीं ले पाया, तो वो निराश हो जाता है। तो ये अंतिम स्टेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मनुष्य का जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो 8 चरणों में होता है और ये एरिक्सन ने बताया था। इसी को मनोसामाजिक सिद्धांत का नाम दिया गया है। ठीक है, तो हमसे बस इतना ही पूछा गया था, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये एरिक्सन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। थार्नडाइक ने अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, तो थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित 2 नियम दिए हैं, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम शामिल है, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि 3 नियमों में शामिल नहीं है। चलिए एक एक करके सीख लेते हैं। पहला नियम जो थार्नडाइक ने दिया था मुख्य नियम में, वो दिया था उन्होंने तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी कि बच्चे अगर सीखने के लिए खुद से तत्पर हैं, खुद से इंटरनली मोटिवेटेड हैं, तभी चीज़ों को वो सीख सकते हैं। जबरदस्ती किसी बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में बालक को खुद से करके सीखना है। बालक जब एक्टिव रहेगा, तत्पर रहेगा, तभी तो वो सीख सकता है, क्योंकि बालक को खुद से करके सीखना है। जबरदस्ती मार करके, पीट करके, कैसे भी करके उसको नहीं सिखाया जा सकता। यही पहला नियम है, यानी कि बालक अगर तत्पर है चीज़ों को सीखने में तो सीखना आसान हो जाता है। ये पहला नियम उनके द्वारा बताया गया। दूसरा उन्होंने बताया था अभ्यास का नियम। इसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई चीज़ जिसे सीखी जा रही है उसका बार बार प्रैक्टिस किया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए, तो वहाँ पर मनुष्य जल्दी सीखता है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो चीज़ों को आप सीखते हैं जल्दी, चीज़ों को आप समझने लगते हैं। यही अभ्यास का नियम होता है, यानी बार बार आप उस चीज़ की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप चीज़ों के बारे में जल्दी सीखते हैं। तो ये दूसरा मुख्य नियम उनके द्वारा बताया गया। तीसरा मुख्य नियम उन्होंने बताया था प्रभाव का नियम। इसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर मनुष्य कोई काम कर रहा है या बालक कोई काम कर रहा है और उस काम के बाद उसको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले या फिर सकारात्मक परिणाम मिलता है, सकारात्मक रिजल्ट मिलता है, तो वो उस चीज़ को बार बार करना चाहेगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छे से बिहेव किया, मान लीजिए उसके घर में कोई दूसरे मेहमान आए और उन मेहमानों को अच्छे से उसने ट्रीट किया, पैर छुए जा करके अच्छे से बात किया, तो उनके जाने के बाद से उनके जो माता पिता हैं वो उसको शाबाशी देते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे से बिहेव किया है दूसरे लोगों के सामने। अब जब उसको शाबाशी मिला, यानी ये उसके लिए क्या था, जो व्यवहार उसने किया, उस बच्चे ने जो व्यवहार किया उसके प्रति उसको सकारात्मक परिणाम मिला, और सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद से वो इस चीज को बार बार करना चाहेगा। यही प्रभाव का नियम होता है कि किसी काम, किसी व्यवहार को करने के बाद से अगर उसके बाद सकारात्मक परिणाम मिलता है तो मनुष्य उस काम को बार बार करना चाहता है, और बार बार जब करेगा तो इससे क्या होगा, अभ्यास के नियम में आएगा। और अभ्यास का नियम क्या कहता है कि बार बार करने से वो मनुष्य जल्दी सीखता है। तो ये प्रभाव का नियम, अधिगम का तीसरा मुख्य नियम थार्नडाइक ने बताया था। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई बच्चा है
बिल्कुल नासमझ बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा 1 साल 2 साल का बच्चा है, और उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही है। अब बच्चे को नहीं पता है कि ये मोमबत्ती जो है वो उसको जला सकती है। बच्चे के माता पिता ने बार बार उसको मना किया कि बेटा मत जाओ, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। वो जा करके मोमबत्ती में अपना हाथ लगा देता है। अब उसकी उंगली उससे जल गई। तो ये बच्चे ने जो ये काम किया, ये उसका व्यवहार था। व्यवहार के बाद उसको कैसा परिणाम मिला? नकारात्मक परिणाम मिला, निगेटिव रिजल्ट उसको मिला। इस वजह से ये अब दोबारा उस आग के पास नहीं जाएगा, मोमबत्ती के पास नहीं जाएगा। यानी कि प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि किसी भी काम को करने के बाद अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो मनुष्य उस काम को बार बार करना चाहता है, और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो मनुष्य उस काम को दोबारा नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये तीनों जो नियम है वो मुख्य नियम बताया था किसने? थॉर्नडाइक ने। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, अभिवृत्ति का नियम। ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है। चूंकि प्रश्न में हमसे ये पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना क्या होता है। तो कोहलर और कोफ्का जो है वो गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने, कोहलर जो थे, उन्होंने प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक पिंजड़े में चिंपैंजी को बंद कर दिया, और जो चिंपैंजी था, जो सुल्तान जिसका नाम था, वो क्या था? वो भूखा था। तो यहाँ पर क्या था? चिंपैंजी ने पिंजड़े के बाहर जो कोहलर थे वो एक केला रख देते हैं, और यहीं पर एक छड़ी रखी रहती है। अब चूंकि चिंपैंजी भूखा था तो उसने पूरी परिस्थिति को देखा और वो केले को प्राप्त करना चाहता था। तो यहाँ पर छड़ी उसने उठाई और केले को खींच करके केला वो प्राप्त कर लिया और केला खा लिया। अपने दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि इसी केले को, मतलब ये तो खैर खा लिया था, दूसरे केले को उन्होंने क्या किया कि इसी पिंजड़े में ऊपर केले को इस तरीके से उन्होंने टांग दिया, केले को टांग दिया, और यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया। ठीक है, एक बॉक्स रख दिया था, और यहाँ पर चिंपैंजी था। अब केले को फिर से चिंपैंजी प्राप्त करना चाहता था। पूरी परिस्थिति को उसने देखा, और इस बॉक्स पर चढ़ करके, केले के नीचे इस बॉक्स को रख करके, इस बॉक्स पर चढ़ करके उसने केले को प्राप्त किया और केले को खा लिया। तो यहाँ पर कोहलर ये सिखाना चाहते थे कि मनुष्य जो है वो किस तरीके से सीखता है? मनुष्य सूझ द्वारा सीखता है। इससे पहले, कोहलर से पहले, थॉर्नडाइक ने अपना नियम दे दिया था, जिसमें उन्होंने अधिगम से संबंधित थॉर्नडाइक ने बताया था कि मनुष्य जो है वो प्रयास एवं भूल के माध्यम से सीखते हैं। यानी मनुष्य बार बार अपना प्रयास करता है, कुछ गलती कर देता है, अगर वो गलती करने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से प्रयास करेगा, फिर कुछ गलती करेगा, अगर फिर से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फिर कुछ प्रयास करेगा, और अगर अब की बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो जो उसका एक्टिविटी था या फिर जो उसका प्रयास था, अगर सही से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज हो गया तो उस चरण के माध्यम से वो चीज़ों को सीख रहा होता है। ये थॉर्नडाइक ने बताया था। दूसरा, जो स्किनर थे, उन्होंने ये बताया कि मनुष्य कैसे सीखता है। उन्होंने कबूतर पर और चूहे पर प्रयोग किया। इसमें उन्होंने बताया कि एक पिंजड़े में कबूतर और चूहे को उन्होंने बंद कर दिया, और उस पिंजड़े में लीवर था। अब उस लीवर पर बार बार जो था, जो चूहा था और जो कबूतर था, वो पंजा मारता था, और पंजा मारने के बाद से उसको खाने के लिए कुछ वहाँ पर वस्तु मिलती थी। अब जब उसको बार बार वो वस्तु मिलने लगी तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करने लगा, यानी पुनर्बलन का काम करने लगा, और उसी पुनर्बलन के लालच में वो बार बार उस पर मार रहा था। मतलब कि स्किनर ने ये बताया कि मनुष्य कैसे सीखते हैं? अगर उनको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है उसके माध्यम से मनुष्य सीखते हैं। इन दोनों का विरोध किया था किसने? कोहलर ने किया था। कोहलर ने बताया कि नहीं, मनुष्य को सीखने के लिए बार बार गलती करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि थॉर्नडाइक ने बताया था, और बार बार उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि स्किनर ने बताया था। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में आग लग गई और एक दरवाजा दिख रहा है कि हाँ वहां से निकलने का रास्ता है। अब कोई मनुष्य उसमें फंसा हुआ है, तो क्या वो बार बार गलती करके इधर उधर भागेगा ताकि मैं जल जाऊं? नहीं, वो तुरंत देखेगा कि सामने मेरे दरवाजा खुला हुआ, तुरंत निकल कर भागेगा। यानी यहां पर मनुष्य ने गलती नहीं किया। जो थॉर्नडाइक ने बताया था कि मनुष्य बार बार गलती करके सीखता है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के माध्यम से, वो जलने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि देखेगा कि रास्ता मुझे दिख रहा है, तुरंत निकल कर भागेगा। स्किनर ने यह बताया था कि अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तब वो सीखता है। यहाँ पर वो इंतजार थोड़ी करेगा कि कोई मुझे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे, वो अपनी जान बचाने के लिए हर वो प्रयास करेगा और तुरंत निकल करके भागेगा। इसके अलावा आप ऐसे समझिए कि जब बालक मान लीजिए कि क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो बार बार उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो बच्चा अगर इंटरनली मोटिवेटेड है तो उसको बाहर से रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। तो
कोहलर ने स्किनर और थांडाइक के सिद्धांत को गलत सिद्ध करते हुए उन्होंने अपना सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ना तो बार बार गलती करने की जरूरत है और ना ही रीइंफोर्समेंट करने की जरूरत है, बल्कि मनुष्य कैसे सीखते हैं, मनुष्य पूरी परिस्थिति को एक बार में देख करके और अचानक से उसके माइंड में सूझ आता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा और उस तरीके से वो मनुष्य सीख रहा होता है, और इसी को कहते हैं सूझ का सिद्धांत, जो कि कोहलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो देखिए, निर्माणवाद की बात अगर हम लोग करें तो मनुष्य अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और कंस्ट्रक्टिविज्म के से जुड़े पियाजे भी थे और वाइगोत्स्की भी थे। लेकिन जो पियाजे का सिद्धांत था, जीन पियाजे का, वो संज्ञानात्मक सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। लेकिन जो वाइगोत्स्की थे वो भी निर्माणवाद से जुड़े हुए थे, लेकिन ये सामाजिक निर्माणवाद से जुड़े हुए थे। इनका कहना ये था कि मनुष्य जिनके संपर्क में आता है उनके माध्यम से वो चीज़ों को सीख रहा होता है। और संपर्क में आना, आप कब संपर्क में आएंगे? जब आप सामाजिक होंगे। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो माता पिता के संपर्क में आता है, उसके बाद से परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, उसके बाद से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपने गली मोहल्ले में निकलेगा तो अपने पड़ोसियों के संपर्क में आएगा। तो लोगों को देख देख करके वो चीज़ों को के बारे में सीख रहा होता है। यानी सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन होंगे? वाइगोत्स्की होंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। ध्यान से देखिए, फिर से प्रश्न निगेटिव पूछा गया, तो निगेटिव वाला विकल्प ही हमारा उत्तर होगा। पहला विकल्प दिया गया दिशात्मक होना। बिल्कुल सही बात है, विकास जो है वो दिशात्मक ही होता है। दिशात्मक होने का मतलब कि वन डायरेक्शनल विकास होना। जैसे मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे का किशोरावस्था पहले आ जाए या फिर बच्चे का बाल्यावस्था पहले आ जाए। बच्चे का शैशवावस्था ही पहले आएगा। बच्चे पहले संवेदी गामक के माध्यम से, सेंसरी मोटर एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। छू करके, देख करके, महसूस करके, मुंह में डाल करके चीज़ों के बारे में सीख रहे होते हैं। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे देख करके प्रत्यक्ष तौर पर सीखना शुरू करता है, उसके बाद अमूर्त चिंतन के लिए वो प्रेरित होता है। मतलब कि एक डायरेक्शन में बच्चे का विकास होता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है संचयी होना, यानी कि विकास जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है। बिल्कुल सही बात है। अब इसको ऐसे समझिए, बच्चे के विकास में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि चीज़ों के बारे में जानना, चीज़ों के बारे में जानकारी होना, चीज़ों के बारे में ज्ञान होना। अब मान लीजिए कक्षा 1 में बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 1 में जो चीज़ें उसने सीखी, कक्षा 2 में जाने के बाद जो चीज़ें वो नई चीज़ें सीख रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कक्षा 1 वाली चीज़ें वो भूल चुका है या फिर कक्षा 4 में चला गया, कक्षा 5 में चला गया, तो पुरानी कक्षा की चीज़ें वो भूल नहीं रहा है, बल्कि उसी पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ करके उसको आगे की कक्षा में बताया जाता है। तो वही चीजें कही जा रही हैं कि जो बालक ने सीख लिया है, संज्ञानात्मक विकास हो चुका है, वो उसका क्या होता जा रहा है? संचय होता जा रहा है, एक दूसरे में जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी को कहते हैं विकास जो होता है वो संचयी होता है। या फिर ऐसे समझिए, बालक के अंदर जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है उसके अंदर नए नए इमोशंस जनरेट होते हैं। अब अपने विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस समय आता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उस समय अलग इमोशन होंगे, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस समय अलग इमोशन होंगे। तो जो इमोशंस पहले आ चुके हैं, ऐसा नहीं होगा कि जब बालक बड़ा हो गया और नया इमोशन आ गया तो पुराना इमोशन वहाँ से हट जाएगा। नहीं, पुराने इमोशंस भी रहेंगे और नए इमोशंस भी उसमें क्या होते हैं? जुड़ते चले जाते हैं। तो ये बच्चे का जो इमोशन है, यानी कि संवेगात्मक विकास, ये भी विकास की एक क्या है? डायमेंशन है। और जब हमारे अंदर नए नए संवेग उत्पन्न होते जा रहे हैं तो पुराने संवेग खत्म नहीं होते जा रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें हमने सीख ली, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, पुरानी चीज़ें हमारे अंदर क्या होती जा रही हैं? स्टोर होती जा रही हैं और नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। इसी को बोलते हैं संचयी होना। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या बोला गया था? निगेटिव वाला पूछा गया था। अगला विकल्प दिया गया विशिष्ट होना। ये भी बात बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक होना, बच्चे का जो विकास होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि बच्चे जो हैं वो अगर एक माता पिता के जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी वो अपने आप में स्पेसिफिक हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको हो सकता है जेनेटिक भी एक मिले, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको एनवायरनमेंट एक मिले। अगर इन्वायरमेंट भी एक मिल रहा है तो जिस तरीके से वो व्यवहार करेंगे उस तरीके से उसका विकास होगा। जैसे कि जुड़वा मूवी में आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो होगा, जो सलमान खान वाली मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा कि दोनों बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं। एक को अच्छा परिवेश मिलता है, दूसरे को उतना अच्छा परिवेश नहीं मिलता है। तो जिसको अच्छा परिवेश मिलता है उसका आप देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है, और जो जिसको अच्छा परिवेश नहीं मिला वो टपोरी टाइप का हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं कि विकास जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि आपको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उसके
आधार पर तय होता है कि विकास कैसे होगा। साथ ही साथ मनुष्य जिस चीज़ों के बारे में सीख रहा होता है, विकास उसी दिशा में हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि विशिष्ट होने का मतलब ये कहा, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक बालक है, इंटर के बाद उसने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, किसी ने बीटेक में एडमिशन ले लिया, किसी ने आईएएस पीसीएस की तैयारी करने में चला गया ग्रेजुएशन के बाद से। तो सबका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। अब जो इंजीनियर बन गया वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, जो डॉक्टर बन गया वो प्रशासनिक चीज़ों को नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर रहा उसमें क्षमता नहीं है, लेकिन वो उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ जो कि विशिष्ट है। मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो वो डॉक्टर का काम थोड़ी कर सकता है। तो वही चीज़ें कही जा रही हैं कि विकास जो होता है वो विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन हमसे निगेटिव पूछा गया था तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। ये गलत बात है, अनियंत्रित कभी नहीं हो। अब ऐसा थोड़ी है कि मनुष्य का हाथ 40 फीट का हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं तो नियंत्रण होगा। हाँ, एक हद तक बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं होगा कि अनियंत्रित ही हो जाए, बिल्कुल हाथ बढ़ता ही चला जा रहा है। या फिर स्वतंत्र होना। देखिए विकास के जो अलग अलग डायमेंशन होते हैं, जैसे कि मनुष्य का शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास, ये चारों पांचों डायमेंशंस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक डायमेंशन प्रभावित हो रहा है नेगेटिव तौर पर तो दूसरा भी नेगेटिव तौर पर प्रभावित हो जाएगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय आप अपने परिवार में किसी भी वजह से निगेटिव कोई घटना हो गई जिसकी वजह से आप क्या है, निगेटिव तौर पर इम्पैक्ट है, यानी कि आपके अंदर कैसा इस समय संवेग होगा, निगेटिव संवेग होगा। यानी कि आपका संवेग उस समय क्या था, नकारात्मक था। जब आप नकारात्मक संवेग से प्रभावित होते हैं तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने अगर आप सही से पढ़ पाते हैं तो यानी नई नई चीज़ों के बारे में सीख रहे होते हैं बुक को पढ़ करके। अब नई चीज़ों के बारे में नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब आपका संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित हो गया निगेटिव तौर पर। आपके घर में कोई अप्रिय घटना हुई जिसकी वजह से आपका संवेग निगेटिव हुआ, और आपके संवेग निगेटिव होने से आपका संज्ञान भी निगेटिव हो रहा है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि विकास के जो अलग अलग डायमेंशन है वो स्वतंत्र होते हैं, बल्कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे समझिए, आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर किससे जुड़ा हुआ है, शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, और मस्तिष्क की बात की जा रही है जो कि संज्ञान से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब तक आपका शारीरिक डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तब तक मेंटल डेवलपमेंट भी सही से नहीं होगा। यानी कि यहां पर स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और ये विकल्प क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक गाल्टन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 गाल्टन सही जवाब है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। संप्राप्ति का मतलब कि कोई भी चीज को प्राप्त कर लेना, और क्या चीज प्राप्त करने की बात की जा रही है, संज्ञानात्मक। अब संज्ञानात्मक प्राप्ति क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। जब भी कोई नई सूचना के बारे में हमें पता चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति हुई है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी किसी जनप्रतिनिधि को आप ज्ञापन देने जाते हैं तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं। आप उनको जानकारी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं, यानी कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। यानी कि नई सूचना प्राप्त करना ही क्या है, संज्ञान है। यानी कि कोई भी नई सूचना प्राप्त करना उसे ही बोलते हैं संज्ञानात्मक प्राप्ति। और इसका न्यूनतम स्तर क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति के टोटल 6 चरण होते हैं, जिसमें पहला जो चरण होता है वो ज्ञान का होता है। इसमें क्या होता है कि तथ्यों के बारे में, परिभाषाओं के बारे में और अवधारणाओं के बारे में याद करते हैं, और एक तरीके से सबसे निचला स्तर होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ जब हमारे संज्ञान में आती है, जब हमें सूचना प्राप्त होती है तो सबसे पहले हम उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जिसे अगला चरण बोलते हैं बोध। इस स्तर में जानकारी को समझना, व्याख्या करना और अपने शब्दों में व्यक्त करना शामिल है। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने बताया कि ए फॉर एप्पल, तो बच्चे सबसे पहले ए फॉर एप्पल कैसे सीखते हैं, वो चीज़ों को, अवधारणाओं को रट करके सीखते हैं, ठीक है। यानी कि उसके संज्ञान में वृद्धि हो रहा है ए फॉर एप्पल। तो सबसे पहले उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ए फॉर एप्पल, और ये ए फॉर एप्पल उसने याद करके सीखा। याद करने के बाद से चीज़ों को वो धीरे धीरे समझना शुरू करता है और अपने शब्दों में उसको व्यक्त करना शुरू करता है, जिसे बोलते हैं बोध स्तर। अगला होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या होता है कि जब भी कोई नई स्थिति आएगी उसके सामने, तो जो चीज़ें उसने सीखी हुई हैं, जो संज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, उसका वो यूटिलाइज करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए उसके घर में कोई मेहमान आए और
उसके माता पिता ने बोला जाओ कुछ नाश्ते के लिए ले आओ, और वो जा करके अपनी मम्मी से कहता है मम्मी एप्पल दे दो, मेहमान आए हैं। तो यानी कि जो चीज़ें उसको सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ याद करके, उसको उसने अपनी भाषा में व्यक्त करना सीखा और अब उसका अनुप्रयोग कर रहा है नई नई परिस्थितियों में। तो यहाँ पर उसने जब मम्मी से जाकर के बोला मम्मी मुझे एप्पल दे दो, मेहमान आए हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया, उस ज्ञान को, समझ को लागू किया गया। तो ये अगला स्तर होता है। उसके बाद होता है विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि उसके घटक को विभाजित करके और उनके बीच के संबंध को स्थापित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाया गया, तो उसके छोटे छोटे पार्ट करके और उनके बीच आपस में रिलेशन को वो बच्चा समझ रहा होता है। अगला स्टेप होता है संश्लेषण। इसमें क्या होता है, देखिए, विभिन्न हिस्सों से एक नया मौलिक विचार या संरचना बनाया जाता है। अब सभी भागों को जो अलग अलग किया गया था उन सबको मिला करके एक नया बच्चा अपना खुद से कॉन्सेप्ट बना सकता है, उसे संश्लेषण कहते हैं। और अंत में होता है मूल्यांकन, यानी कि जो बच्चे ने चीज़ों के बारे में सीखी है तो वो किस हद तक सही है, इसका इवैल्यूएशन वो बच्चा कर रहा होता है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति के ये टोटल 6 चरण होते हैं। हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो निचला स्तर है, सबसे न्यूनतम स्तर है, वो क्या है। तो सबसे पहला स्तर क्या होता है, सबसे पहला स्तर बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही हमारा हो जाएगा पहला स्तर या निचला स्तर, ज्ञान। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ज्ञान, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। आप अपने स्क्रीन पर सूक्ष्म शिक्षण का साइकिल देख पा रहे होंगे। सबसे पहले योजना बनाया जाता है, योजना बनाने के बाद उस योजना के अंतर्गत शिक्षण किया जाता है, उसके बाद से फीडबैक लिया जाता है जिसे पृष्ठ पोषण कहते हैं, और उसके बाद से फीडबैक मिलने के बाद से पुनः योजना बनाई जाती है और फिर से पुनः शिक्षण किया जाता है और फिर से पुनः पृष्ठ पोषण लिया जाता है। ये पुनः पृष्ठ पोषण, तो यहाँ से साइकिल शुरू हुई थी, ये पूरी साइकिल इस तरीके से चल रही है और साइकिल जाकर के कहाँ पर ख़त्म हो रही है, पुनः पृष्ठ पोषण पर, यानी कि दोबारा जब फीडबैक लिया जाता है वहाँ पर जाकर के ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो अंतिम चरण क्या हो जाएगा, पुनः पृष्ठ पोषण सही जवाब होगा। पृष्ठ पोषण को ही प्रतिपुष्टि भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में फीडबैक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फीडबैक के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 3 पुनः प्रतिपुष्टि इसका सटीक जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, क्या इनमें से आवश्यक है अपसारी चिंतन में, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अपसारी चिंतन होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स जाकर के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचना, नए नए विचारों के बारे में सोचना, इसे ही बोलते हैं अपसारी चिंतन। और ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, उस प्रश्न के अलग अलग डायमेंशन में क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यही होता है उस प्रश्न के बारे में क्रिएटिव तरीके से सोचना। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो कि अलग अलग तरीके से सोच पा रहा है और कोई दूसरा बच्चा है जो कि रटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो रटा होगा वो उसका केवल एक ही उत्तर दे पाएगा। तो वो बच्चा क्रिएटिव नहीं बोला जाएगा, बच्चा वो क्रिएटिव बोला जाएगा जो कि एक ही प्रश्न के अलग अलग तरीके से आउट ऑफ बॉक्स जाकर के वो चीज़ों के बारे में चिंतन कर पा रहा है। तो इसे बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, तो अपसारी चिंतन के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है। पहला तत्व है फ्लुएंसी, यानी प्रवाह। देखिए यहां पर किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी समय सीमा में विचारों और प्रतिक्रियाओं की संख्या का उत्पादन की क्षमता, यानी कि ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए दोनों बच्चों को एक ही टाइम पीरियड दिया गया, 1 घंटे का समय दिया गया एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। एक बच्चा केवल एक ही रटाया प्रोसेस से कर रहा है और दूसरा बच्चा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के कई तरीके सोच पा रहा है। तो यानी कि ये प्रवाह, उसके थिंकिंग में इस तरीके की फ्लुएंसी होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा तरीके सोच पाए। ठीक है, तभी तो अपसारी चिंतन होगा, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग हो पाएगी। दूसरा है लचीलापन। अब देखिए कहा गया कि विचारों और प्रतिक्रियाओं की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने की क्षमता। अब मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है जो कि बिल्कुल रिजिड है, यानी कि दृढ़ है कि मैं इसी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल दृढ़ है, रिजिड है, तो वो केवल उसी प्रोसेस के बारे में सोचेगा, यानी कि उसकी थिंकिंग में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वहीं पर कोई दूसरा बच्चा है जो कि अलग अलग तरीके से सोच पा रहा है, यानी कि उसकी थिंकिंग में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अपसारी चिंतन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। तीसरा है मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। अब मान लीजिए कि अलग अलग तरीके से बच्चा कब सोच पाएगा, जब उसके नए नए मौलिक विचार उसके खुद के होंगे। रटा रटाया चीज़ तो वो बुक से पढ़ ही रहा है, बाकी अलग आउट ऑफ बॉक्स जाकर के वो कैसे सोचेगा, जब कोई नया यूनिक चीज़, असामान्य चीज़ और नए नए तरीके, यानी मौलिकता उसके चिंतन में शामिल होगा। तो ये भी इसका आवश्यक तत्व होता है। और चौथा होता है इलेबोरेशन, यानी कि विस्तारण।
अब मान लीजिए कि कोई अलग अलग प्रोसेस के बारे में वो सोच रहा है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो केवल सोचने मात्र से नहीं होगा, वो अलग अलग प्रोसेस को इलेबोरेट करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पा रहा है या नहीं, उससे पता चलेगा कि उसका जो थिंकिंग है वो कितना सार्थक हुआ या फिर व्यर्थ वो सोच रहा था। तो उन चीज़ों को इलेबोरेट यानी विस्तार वो कर पाएगा, तभी इसे अपसारी चिंतन के तौर पर जाना जाएगा। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। इनमें से जो भी विकल्प हमें मिलेगा वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, हम लोग प्रश्न पर आ चुके हैं। प्रश्न में अपसारी चिंतन के लिए आवश्यक तत्व पूछा गया था। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है एक समाधान। मैंने आपको क्या बताया, अपसारी चिंतन कब होता है, जब बच्चा क्रिएटिव होगा, और जब बच्चा क्रिएटिव होगा तो एक ही प्रश्न के अलग अलग तरीके वो सोचेगा। चूंकि यहाँ पर एक समाधान की बात की जा रही है, तो ये तो पहले ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया अंक गणितीय तर्क। देखिए, प्रॉब्लम ये जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल ही क्वेश्चन हो, हमारे लाइफ में भी अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आती हैं। उन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, वो भी मौलिकता ही बोला जाएगा, या फिर अपसारी चिंतन ही बोला जाएगा, या फिर क्रिएटिव थिंकिंग ही बोला जाएगा। तो वहाँ पर मैथमेटिकल तर्क करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा मैथमेटिकल तर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता है अपसारी चिंतन में, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। पहला देखिए, श्रेणीकरण, यानी कि उनको विभाजित करने की बात की जा रही है अलग अलग श्रेणी में, तो ये भी हमने देखा है, जो चारों ऑप्शन देखा उनमें से ये शामिल नहीं है। लेकिन प्रवाह की बात करें, फ्लुएंसी की बात करें, विचारों की फ्लुएंसी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप थिंकिंग में फ्लुएंट रहेंगे तभी आप चीज़ों को आउट ऑफ बॉक्स जा करके सोच पाएंगे, तभी अपसारी चिंतन हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विचार प्रवाह इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक जो हैं वो ऑसबर्न है, ऑसबॉर्न। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को ही TAT नाम से जाना जाता है, यानी कि T फॉर थीमेटिक, A फॉर ए परसेप्शन और T फॉर टेस्ट, यानी कि TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण का जो निर्माण किया था वो मॉर्गन एंड मूरे ने किया था। तो दोनों ऑप्शन सही होगा, अब दोनों को तो टिक कर नहीं सकते। तीसरे विकल्प में देखिए ए एवं 2 दोनों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। क्रिएटिव थिंकिंग की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए मौलिक तरीकों से उसका सॉल्यूशन ढूंढने, उसके हल ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन। अब इसके टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है प्रिपरेशन। आखिर हम सृजनात्मक चिंतन क्यों कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें समस्या को समझना होगा। तो यहाँ पर तैयारी या फिर प्रिपरेशन में क्या होता है, जो समस्या होती है उसको समझने के लिए जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। ये पहला स्टेज होता है जिसे तैयारी या फिर प्रिपरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है उद्भवन। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम हमने समझ लिया, पहले स्टेज में हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि हमें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाता है। जैसे कि जब आप 8th में, 9th में, 10th में रहे होंगे, तो मैथमेटिक्स या फिर किसी भी विषय के प्रश्न को लेकर के आप कई बार उलझ जाते होंगे, और कई बार उलझने के बाद से आपका मन जो है वो विचलित हो जाता होगा, और आप सोचते होंगे थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हट जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तो उस समय भी आप अचेतन मन में उस प्रश्न के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन उस प्रश्न का सलूशन आपको नहीं मिल पाता है। इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन या फिर उद्भवन। इसमें क्या होता है, देखिए, इसे सुप्त अवस्था या फिर उस्मान अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति समस्या से हट करके कुछ समय के लिए अन्य कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है वो अचेतन मन जो होता है, मतलब कि एक्टिव तरीके से उस प्रश्न के बारे में नहीं सोच रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रश्न के बारे में अवचेतन मन समस्या पर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा होता है इल्यूमिनेशन, जिसे प्रदीप्ति स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चूंकि आप उस समस्या को छोड़ करके किसी दूसरे काम में लग चुके हैं, लेकिन आपका मन जो है अभी भी कहीं ना कहीं उस प्रश्न के बारे में सोच रहा है, तो अचानक से आपके मन में उस प्रश्न का सलूशन मिल जाता है। इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति या फिर उद्भाव। इसमें क्या होता है कि यह वह समय होता है जब समस्या का अचानक एक विचार या फिर समाधान मन में आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय अचानक से आपको माइंड में क्लिक किया
कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसे ही बोलते हैं उद्भवन अवस्था। और अंतिम जो अवस्था होती है वो होता है वेरिफिकेशन या फिर सत्यापन। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन हमें मिला इसके पहले वाली स्टेज में, उसका हम लोग यहाँ पर इवेल्युएशन कर रहे होते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है अथवा नहीं। ठीक है, तो टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला अवस्था हमसे पूछा गया है। तो पहला अवस्था क्या होगा? तैयारी, या फिर इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन स्टेज। चारों विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आयोजन। इसी को अन्य भाषा में तैयारी भी बोला जाता है। और इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इंग्लिश दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग इज नोन एज। तो पहला स्टेज मैंने आपको क्या बताया था? तैयारी या फिर प्रिपरेशन। देखिए, पहला स्टेज प्रिपरेशन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया को ही अंग्रेजी में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी भी बोलते हैं। एस फॉर स्टिमुलस, स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपक बोलते हैं, और आर फॉर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को हिंदी में अनुक्रिया बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। तो कोई भी ऐसी स्थिति जो कि हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, वो हमारे लिए उद्दीपक का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मनुष्य है, ठीक है, ये एक मनुष्य है और तेज रोशनी इसके आंखों पर अचानक से पड़ी। जैसे ही तेज रोशनी इसके आंखों पर अचानक से पड़ेगी तो ये आदमी क्या करेगा? अपनी पलकों को झपका लेगा, मतलब अपनी आंखों को बंद कर लेगा। तो यहाँ पर तेज रोशनी इसके लिए क्या काम कर रही है? इसको कोई एक्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये जो तेज रोशनी है इसके लिए क्या काम करेगी? उद्दीपक का काम करेगी, उद्दीपक का। और इसने क्या एक्शन लिया? आंखों के पलकों को झपकाना। तो ये क्या होगा? ये अनुक्रिया कहा जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति जो कि किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपक बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, उसके अगेंस्ट में जो एक्शन लिया जाता है उसे अनुक्रिया बोला जाता है। अब हमसे पूछा गया कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 थार्नडाइक। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ क्यों ये इसका जवाब थार्नडाइक है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर एक प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया था कुछ इस तरीके से, और इस पिंजड़े में उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके से एक गेट लगवा दिया, ठीक है। और इस पिंजड़े में अंदर उन्होंने एक बिल्ली को बंद कर दिया। बिल्ली जो थी वो भूखी थी, बिल्ली थी वो भूखी थी। और इसके बाहर एक प्लेट में उन्होंने एक फिश को रख दिया, एक मछली को रख दिया। अब चूंकि बिल्ली भूखी थी तो वो मछली को प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर ये जो मछली है उसके लिए क्या काम करेगा? उसके लिए उद्दीपक का काम करेगा। क्या काम करेगा? उद्दीपक का, यानी कि स्टिमुलस का काम करेगा। अब इसके लिए, इस उद्दीपक की वजह से ये जो बिल्ली थी वो क्या होगी? बिल्ली कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित होगी। तो कौन प्रेरित कर रहा है? ये मछली प्रेरित कर रही है। इसलिए यहाँ पर मछली क्या है? स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक है। और बिल्ली ने क्या किया कि इस पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। अब ये जो गेट था इस पिंजड़े का, ये एक लीवर से जुड़ा हुआ था, और उस लीवर पर हाथ लगने के बाद ही, या फिर पंजा लगने के बाद ही ये गेट खुल रहा था। अब बिल्ली ने क्या किया कि इधर उधर हाथ पांव मारा, क्योंकि उसे पता तो था नहीं, तो इधर उधर हाथ पांव मारा और अचानक से उसका पंजा इस लीवर पर पड़ा और ये दरवाज़ा खुल गया, और ये भूखी बिल्ली निकल करके इस मछली को प्राप्त करके खा लेती है। तो ये प्रक्रिया को कई बार थार्नडाइक ने दोहराया, और कई बार दोहराने के बाद से अब बिल्ली जो थी वो समझ चुकी थी कि बार बार इधर उधर भटकने से अच्छा ये जो लीवर है इस पर पंजा मारने से ये जो गेट है वो बार बार खुल जा रहा है। तो अब उसको समझ आ चुका था कि इसी लीवर पर पंजा मारने से ये गेट खुल रहा है और मुझे मछली मिल रहा है। अब याद करिए, थार्नडाइक का जो मुख्य 3 नियम था उसमें पहला नियम उन्होंने क्या बताया था? पहला नियम बताया था तत्परता का नियम, मतलब कि अगर मनुष्य सीखने के लिए खुद से प्रेरित है तभी वो चीज़ों को सीख सकता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया था? दूसरा उन्होंने बताया था अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट को सीखना है तो बार बार अगर उसका अभ्यास किया जाए तो वो चीज़ें जल्दी सीखी जा सकती हैं। अब आप सोचिए कि बिल्ली जो बार बार उसको बंद किया गया पिंजड़े में, तो बार बार वो इधर उधर भटक रही थी, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि ये लीवर को दबाने से ये गेट खुल रहा है। तो बार बार प्रयास के माध्यम से उसने चीज़ों को सीख लिया, यानी कि लीवर दबाने से ये गेट खुल रहा है। दूसरा प्रयोग में उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और तीसरा सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था? प्रभाव का सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा यह था कि अगर कोई अनुक्रिया के बाद
कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है तो मनुष्य उस अनुक्रिया को बार बार करना चाहता है। अब देखिए, बिल्ली को जब इस लीवर पर उसने हाथ या फिर पंजा डाला तो उसको सकारात्मक परिणाम मिला कि वो इस पिंजड़े से बाहर निकल करके इस मछली को वो प्राप्त कर ले रहा था। तो यहाँ से सकारात्मक परिणाम मिलने से बार बार जब पिंजड़े में उसको बंद किया गया तो बार बार वो लीवर दबाने लगा। क्यों? क्योंकि सकारात्मक परिणाम मिल रहा था, और अगर उसको नकारात्मक परिणाम मिलता तो वो उस काम को नहीं दोहराता बार बार। तो जब बार बार ये प्रक्रिया की गई तो एक तो सकारात्मक परिणाम मिलने से वो इन चीज़ों को बार बार दोहराने लगा, और अब पहली बार जब वो पिंजड़े में बंद था तो वो इधर उधर भाग रहा था पिंजड़े को खोलने के लिए। लेकिन अब चूंकि वो समझ चुका था, किस लिए? बार बार अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि कई बार उसके साथ ये प्रक्रिया दोहराई गई तो बार बार उसका अभ्यास हो गया कि इसी लीवर के माध्यम से वो पिंजड़ा खुल रहा है। और चूंकि पिंजड़ा खुलने के बाद से उसको सकारात्मक परिणाम मिल रहा था, कैसे? मछली से, मछली प्राप्त करके। तो इस प्रक्रिया को वो बार बार दोहराना चाहता था। तो इसी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस पहले उसने देखा, पहले मछली उसने देखा, अब मछली देख करके उसको जो भूख लगी थी उस मछली को प्राप्त करने के लिए उस बिल्ली ने एक्शन लिया, इस पिंजड़े को खोलने का प्रयास किया। तो पहले स्टिमुलस आया, उसके बाद रिस्पॉन्स किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, जो कि किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम का मतलब होता है सीखना, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं चारों विकल्पों में से जो कि सीखने को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। पहला विकल्प दिया गया व्यक्तिगत कारण, यानी कि पर्सनल रीजन। ये सीखने को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कि मान लेते हैं एक कक्षा चल रही है, उस कक्षा में टोटल 50 बच्चे हैं, 49 बच्चे का जो तबीयत है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके पेट में दर्द हो रही है। तो उस एक बच्चे का पेट में दर्द होना उसका व्यक्तिगत कारक हो गया, लेकिन पेट में दर्द होने की वजह से उसमें निगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे, उसको दर्द महसूस होगा और वो अपना पूरा फोकस जो है वो क्लास में नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से जो भी कक्षा में पढ़ाया जा रहा होगा शिक्षक के माध्यम से उसको सीखने में कठिनाई होगी। तो ये क्या था? उसके पेट में दर्द होना व्यक्तिगत कारक था, लेकिन इससे उसका क्या हो गया? अधिगम प्रभावित हो गया। तो ये अधिगम को प्रभावित करता है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरे विकल्प की बात करें, वातावरण संबंधी कारक, ये भी बात बिल्कुल सही है। कैसे? इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहीं 50 बच्चों की कक्षा है, इस 50 बच्चों की कक्षा में जो विद्यालय है उसके पास कोई हार्डवेयर की दुकान है जिस पे लोहे के पीटने की आवाज़ बार बार आ रही है। तो अब जो बच्चे होंगे उनका ध्यान जो लोहे के पीटने की आवाज़ आ रही है उसकी वजह से बार बार बट रहा होगा, उसका ध्यान बार बार उस लोहे पीटने की आवाज़ की तरफ जा रहा होगा, जिससे बच्चे जो हैं पूरा फोकस टीचर पर नहीं कर पा रहे होंगे, जिससे उनका अधिगम प्रभावित हो सकता है निगेटिव तौर पर। आप ऐसे समझिए कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं और किसी भी अचानक से आवाज़ आने के बाद से आपका ध्यान पढ़ाई से हट करके तुरंत उस आवाज़ की तरफ चला जाता है, तो इससे आपका अधिगम क्या होता है? निगेटिव तौर पर प्रभावित होता है। यानी कि वातावरण संबंधी कारक भी हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तीसरा देखिए, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक का मतलब कि हमारे आसपास का वातावरण। जैसे मान लीजिए कि आपका घर जिस सिचुएशन में है या फिर जिस मोहल्ले में है, उस मोहल्ले के बाकी के बच्चे जो कि आपके हम उम्र हैं या फिर आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर उनके परिवार में पढ़ाई का माहौल नहीं होगा और अगर आपका बच्चा या फिर आप मतलब आप एज ए इंडिविजुअल चाइल्ड आप उन सभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो चूंकि उनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है और इस वजह से वो भी आपको, चूंकि आप सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका भी पढ़ाई से मन धीरे धीरे हटने लगेगा। या फिर आप ऐसा ही समझ लीजिए, कक्षा में 50 बच्चे हैं और एक बच्चा इधर इधर आगे पीछे इसके बच्चे बैठे हुए, ये चारों बच्चे जो हैं वो उसको कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ प्रभावित कर रहे हैं निगेटिव बातें बोल करके या फिर कुछ अपशब्द बोल करके। तो चूंकि ये उसका क्या है? समाज है। इस वाले बच्चे का ये पूरा समाज है, उसके आसपास के लोग उसका समाज है। तो जब ये इसको कुछ निगेटिव बातें बोल रहे हैं तो इसका अधिगम भी क्या होगा? निगेटिव तौर पर प्रभावित हो जाएगा। तो यानी ये भी हमारा सही उत्तर है। अब हम 3 विकल्प तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए इन तीनों को हटा करके सीधे ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। जैसे कि भाषाई बुद्धि, मतलब कि मान लीजिए कोई एक लेखक है तो लेखक में भाषाई बुद्धि देखने को मिलेगा, या फिर मान लीजिए कोई नेता है तो नेता में ये भाषाई बुद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इस प्रकार की बुद्धि जो है वो प्रश्नों की समस्याओं का हल
करने की क्षमता होती है, यानी कि तर्क करने की क्षमता इस बुद्धि में होती है। अगला होता है स्थानिक बुद्धि। इसमें आकृतियों और स्थानों को समझने की क्षमता होती है, यानी कि जो आर्किटेक्ट होते हैं या फिर डिजाइनर जो होते हैं उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अगला उन्होंने बताया था शारीरिक गतिशील बुद्धि, शरीर की गति को नियंत्रित करने और वस्तुओं का कुशलता से उपयोग करने की क्षमता। जैसे जो डांसर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं और उसी तरीके से कंट्रोल वे में अपने बॉडी को वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये शारीरिक गतिशील बुद्धि किसमें होगी? डांसर में और प्लेयर्स में। अगला होता है संगीतमय लय बुद्धि। तो लय, ताल, ध्वनि और इन चीज़ों को समझने वाले, जैसे कि जो संगीतकार होते हैं, जो गायक होते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि देखने को मिलती है। अगला होता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। इसमें क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है। जैसे कि शिक्षक मान लीजिए, मनोवैज्ञानिक मान लीजिए, शिक्षक को भी साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है बच्चों के साइकोलॉजी को समझने के लिए। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो भी दूसरों के माइंड को पढ़ करके चीज़ों को समझ रहे होते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है कि दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, और इसी का जस्ट उलट होता है अंतरावैयक्तिक, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपनी खुद की इच्छाओं, अपने खुद के अंदर के भावनाओं को समझने की उसमें क्षमता होती है। अगला उन्होंने बताया था प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक दुनिया की समझ विकसित होती है। और अगला उन्होंने बताया था अस्तित्वगत बुद्धि, जीवन और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 8-9 प्रकार की बुद्धि के बारे में गार्डनर ने बताया था। तो हमसे यही पूछा गया था बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 गार्डनर इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, जी कारक बुद्धि और एस कारक बुद्धि। तो जी कारक जो बुद्धि है वो जनरल सब में पाया जाता है। इसमें तर्क करना, चीज़ों के बारे में समझना, ये बुद्धि इस प्रकार की आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उसमें तर्क करने की क्षमता आती है, यानी कि ये जी कारक जो होता है वो जनरल कारक होता है, सामान्य कारक होता है, जो कि सब में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन जो एस कारक होता है, जो स्पेसिफिक प्रकार की बुद्धि होती है, वो अर्जित की जाती है। ये वाला जो जी कारक होता है वो बाय डिफॉल्ट सब में पाया जाएगा, लेकिन एस कारक जो होता है उसको क्या करना पड़ता है? एक्वायर करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसने जो बुद्धि है वो अर्जित की हुई है। वो उसने MBBS में एडमिशन लिया होगा, MS किया होगा, MD किया होगा, तब जा करके वो एक डॉक्टर बना है। तो ये डॉक्टर वाली बुद्धि इंजीनियर के पास नहीं होगी, या फिर इंजीनियर वाली बुद्धि डॉक्टर के पास नहीं होगी। तो इस प्रकार की स्किल्स जो हम अर्जित करते हैं या फिर अपने अंदर डेवलप करते हैं, वो एस कारक के द्वारा होता है। और जो तर्क करने की क्षमता जो कि सब में कॉमन पाई जाती है, वो जी कारक के द्वारा होता है। और यही बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो इस विधि का जो निर्माण है वो किल्पैट्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। छात्र के पूर्व अधिगम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नया टॉपिक एज ए टीचर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चे उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, यानी उनके पहले के ज्ञान के बारे में पहले एज ए टीचर हमें पता करना होता है, क्योंकि पुराने ज्ञान से ही नए ज्ञान को जोड़ करके बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो ये किस में होता है? ये प्रस्तावना प्रश्न में होता है। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है? बच्चों से कोई टॉपिक के बारे में कितना वो जानते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछ करके उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश टीचर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पहले विकल्प की बात करें उद्देश्य लेखन, तो इसमें जो पाठ योजना के बाद से उद्देश्य होता है कि उस टॉपिक को पढ़ाने का, वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है कि जो टॉपिक टीचर ने पढ़ा लिया उसके बारे में बच्चे कितना सीख पाए हैं, एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन के माध्यम से वो एक तरीके से फीडबैक ले रहा होता है बच्चों से कि कैसा उनको समझ में आया अथवा नहीं आया। लक्ष्य कथन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, टीचर जो है वो ये प्रस्तावना प्रश्न के बाद वो बताता है बच्चों को कि आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं बच्चों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाना है, तो इससे पहले बच्चे बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में जानते हैं या नहीं, तभी तो वो त्रिभुज को समझ पाएंगे। क्योंकि त्रिभुज की परिभाषा ये कहती है कि 3
रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। अब बच्चे मान लीजिए रेखा के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, लाइन के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, और आप परिभाषा में यूज कर रहे हैं त्रिभुज के कि 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जब रेखा नहीं जानेगा तब त्रिभुज कैसे समझ पाएगा? यानी त्रिभुज को समझने के लिए सबसे पहले बच्चे को लाइन यानी कि रेखा समझना होगा। तो ये किस में पूछा जाएगा? ये प्रस्तावना प्रश्न में पूछा जाएगा कि आप लाइन के बारे में जानते हैं कि नहीं, बिंदु के बारे में जानते हैं कि नहीं, पॉइंट के बारे में जानते हैं या नहीं। और ये सारी प्रस्तावना प्रश्न होने के बाद से आज अगर टॉपिक त्रिभुज पढ़ाना है, ट्रायंगल पढ़ाना है, तो अब यहाँ पर लक्ष्य कथन में जो टीचर होगा वो कहेगा कि बच्चों आज हम लोग त्रिभुज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। बेसिकली हमसे यही पूछा गया था कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम यानी पूर्व ज्ञान से संबंधित है, तो ये प्रस्तावना प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है गलत वाक्य को चुनें, यानी कि निगेटिव वाला जो विकल्प होगा वही हमारा जवाब होगा। पहला विकल्प दिया गया है छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे अच्छा सीखते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आज हम लोग शिक्षा नीति की बात करते हैं। वो कहता है, शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, जिसमें बच्चे खुद से करके सीखेंगे। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है? निगेटिव वाला, यानी गलत वाक्य चुनने के लिए बोला गया है। दूसरा देखिए, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जितना एक्टिव होगा चीज़ों को सीखने के लिए, उतना ही उसका जो संज्ञान होगा वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा, चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएगा। तो करके सीखने पर एनसीएफ भी फोकस करता है और शिक्षा नीति भी फोकस करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। तीसरा देखिए, छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, ये तो शिक्षा नीति भी कहती है और एनसीएफ भी कहता है। बच्चों को खेल के माध्यम से ही सिखाना चाहिए, खास करके प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जब बात आती है तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, देखिए छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, तो ये विकल्प गलत है। क्यों? आप बच्चों को कंट्रोल्ड करके नहीं सिखा सकते। बच्चे फ्री इन्वायरमेंट में खुद से करके सीखेंगे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, उनको सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात हो गई, जहां पर शिक्षक सर्वेसर्वा होगा। लेकिन नहीं, आज शिक्षक सर्वेसर्वा नहीं है, बालक सर्वेसर्वा है, वो केंद्र में रहता है। तो यहां पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा, बल्कि नेचुरल इन्वायरमेंट होगा बच्चों के लिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। चूंकि निगेटिव है और निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। 21A के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई, जो कि संसद से कानून पास करके RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। और RT एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत NCTE को यहाँ पर ऑथराइज किया गया रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करने के संदर्भ में। और इसी के आधार पर दिनांक 23 अगस्त 2010 को पहली बार NCTE ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी में शिक्षक के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होती है वो तय किया गया। तो ये सब किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हो रहा था? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है शिक्षण कार्य में सम्मिलित है। अब शिक्षण कार्य जो है वो बहुत ब्रॉड सेंस में है, जैसे एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया मूल्यांकन कार्य, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि केवल हाफ ईयरली एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम की बात हो रही है। मूल्यांकन का मतलब कि कक्षा में पढ़ाते समय जो टॉपिक एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको सीख पा रहे हैं या नहीं, और तुरंत आपको बच्चों से फीडबैक लेना होगा, उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ करके। जैसे मान लीजिए आज मैंने बच्चे को एज ए टीचर त्रिभुज के बारे में बताया, तो त्रिभुज टॉपिक पढ़ाने के बाद से मैं बच्चों से पूछूंगा कि त्रिभुज क्या होता है। तो अगर बच्चे बता पा रहे हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, और इस तरीके से हम फीडबैक लेकर के बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये शिक्षण कार्य होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखिए उपचारात्मक कार्य, इससे पहले आपको निदानात्मक समझना होगा।
जब बच्चे को कक्षा में पढ़ा लिया गया, पढ़ाने के बाद से बच्चे को क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को जानने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चन एज ए टीचर हम बच्चों से पूछेंगे। अगर बच्चों को कुछ समस्या आ रही है तो हम उन समस्याओं को डायग्नोस करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। तो जब भी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है तो उसे निदानात्मक कार्य कहा जाता है, और ये एज ए टीचर हमें करना होता है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। अब निदानात्मक कार्य में हम केवल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि बस डायग्नोस करेंगे कि हाँ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। उसके बाद शुरू होता है उपचारात्मक कार्य। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम को डायग्नोस किया गया, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों के साथ फिर से रेमेडियल टीचिंग की जाती है। मतलब कि मान लीजिए फीडबैक में हमें ये पता चला कि 5 बच्चे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं, तो फिर से हम उन कॉन्सेप्ट को, ये डायग्नोस में हमें पता चल गया कि हाँ बच्चे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम फिर से पढ़ाएंगे। ये रेमेडियल टीचिंग के तौर पर किया जाता है। तो चूंकि तीनों यहाँ पर है, शिक्षण कार्य में सम्मिलित होता है। अब 3 विकल्प तो हम चुन नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? पहला देखिए, शिक्षक एकाधिकारवादी होगा। ये देखिए सबसे कम प्रभावशाली, यानी प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया है, तो जो विकल्प निगेटिव होगा वही हमारा जवाब होगा। कहा जा रहा है शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। एकाधिकारवादी का मतलब कि एक ही बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देना या फिर अपने आप को सर्वे सर्वा रखना, इसी को बोलते हैं एकाधिकार। तो आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, समावेशी कक्षा की बात करते हैं। चाहे बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम क्यों ना हो, अधिगम तौर पर अक्षम क्यों ना हो, सबको साथ लेकर के चलना है, किसी से भी भेदभाव नहीं करना है। यानी कि कक्षा में प्रजातांत्रिक व्यवहार करना चाहिए टीचर के द्वारा। ठीक है, तो एकाधिकारवादी नहीं होना चाहिए। ये विकल्प क्या है? निगेटिव है। निगेटिव है तो हमारा उत्तर होगा दूसरा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। दूसरा देखिए, विद्यार्थी निष्क्रिय हो। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने सीखा कि विद्यार्थी जितना सक्रिय होगा उसका अधिगम उतना ही अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में बालक एक्टिव होगा, खुद से करके सीखेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा सीखने में, तभी वो चीज़ों के बारे में सीख सकता है। तो जब बालक निष्क्रिय हो गया तो ये विकल्प क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव वाला हमसे पूछा गया था, यानी ये भी विकल्प सही होगा। तीसरा देखिए, केवल लिखने पर बल देना। किसी भी विकल्प में अगर केवल, एकमात्र, एक ही, यही ऐसे वर्ड्स दिख जाए तो वो आंख बंद करके उसको निगेटिव मान लीजिएगा। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहा जा रहा है केवल लिखने पर बल हो। क्या सीखने का मतलब केवल लिखना होता है? नहीं। सबसे पहले बच्चे जब प्राइमरी में जाते हैं तो बच्चे पहले चीज़ों के बारे में सुन करके सीखते हैं, सुनने के बाद से धीरे धीरे बोलना सीखते हैं उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद से जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना सीखते हैं और अंत में लिखना सीखते हैं। तो लिखना पर तो सबसे लास्ट में जोड़ दिया जाता है, और यहाँ विकल्प में बोला जा रहा है कि केवल लिखने पर बल देना। नहीं, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। केवल लिखना, उसको रट्टू तोता या फिर केवल लिखने पर फोकस नहीं करना कि लिख करके अच्छे नंबर पा लीजिए। आज हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, इसलिए ये विकल्प निगेटिव है। और वैसे भी कहीं पर भी केवल, एकमात्र, एक ही, यही ऐसे वर्ड्स दिख जाए तो वो विकल्प को निगेटिव कर ही देते हैं, तो वो मान करके चलिए कि वो निगेटिव होगा। अब 3 विकल्प को हम लोग टिक तो कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया है। तो भाषा के बारे में चॉम्स्की ने बात की है, नॉम चॉम्स्की इनका कंप्लीट नाम था। तो ऑप्शन नंबर 2 चॉम्स्की इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? फिर से हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में सबसे ज़्यादा विलियम सेल्डन का जो इनका प्रकार है वो प्रचलित है। ठीक है, और इनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 3 मुख्य शारीरिक प्रकार बताए हैं। पहला एंडोमार्फिक, यानी कि गोल मटोल शरीर वाले व्यक्तित्व वाले पर्सन। दूसरा मेसोमार्फिक, जिसमें मांसल, ठीक है, और तीसरा एक्टोमार्फिक, यानी कि पतले दुबले वाले। तो 3 इन्होंने टाइप कौन से बताए? एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। अब इन तीनों के अलावा जो विकल्प में होगा वही हमारा जवाब सही होगा। देखिए हमसे क्या पूछा गया, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो मेसोमार्फिक तो टॉपिक होता है, मतलब एक प्रकार होता है, तो ये तो होगा। दूसरा देखिए एक्टोमार्फिक भी होता है, तो ये भी होगा, और एंडोमार्फिक भी हमने देखा था। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो है ना, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। लेकिन एंटागोनिस्टिक, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो यही निगेटिव है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में अभिप्रेरणा के घटक की पहचान करिए। यहाँ पर देखिए, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी कि एज ए इंडिविजुअल हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आ सकती है और
किन किन घटकों से आ सकती है वो हमें पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है आवश्यकता। ये बात बिल्कुल सही है, ये मोटिवेशन का कारक होता है या फिर मोटिवेशन का घटक होता है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गरीब परिवार से संबंधित बालक है और दूसरे जगह कोई एक बहुत अमीर परिवार से जुड़ा हुआ एक बालक है। अमीर परिवार से जो जुड़ा हुआ है उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उसको अच्छा कपड़ा मिल रहा है, अच्छा मकान मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, तो उसकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, तो वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहीं पर कोई गरीब परिवार से जो जुड़ा हुआ है, ना तो उसके रहने के लिए ढंग का मकान है, ना तो अच्छे कपड़े मिल पा रहे हैं, ना ही पौष्टिक आहार उसको मिल पा रहा है, यानी उसकी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान तीनों फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। जब आवश्यकताएं फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो उस कंडीशन में वो मोटिवेटेड होगा पढ़ करके अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। यानी कि मोटिवेशन का काम क्या हो रहा है, आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान उसकी आवश्यकता है, इस वजह से पढ़ने के लिए वो मोटिवेटेड है, तो आवश्यकता की वजह से अभिप्रेरणा आता है। दूसरा कहा जा रहा है अंतर्नोद। अंतर्नोद क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो ये जो जैविक आवश्यकताएं होती हैं हमारी, उससे ये उत्पन्न होता है। जैसे कि शरीर की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जैसे प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता या फिर भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता, तो इस तरीके की जो जैविक आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाला घटक जो है उसे ही अंतर्नोद बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको भूख लगी, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आप अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अब कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे तो आपकी भूख जो है वो आपको प्रेरित कर रही है एक्शन लेने के लिए, और आपकी भूख आपको प्रेरित कर रही है, यानी कि आपके लिए क्या काम कर रही है, मोटिवेशन का काम कर रही है। तो ये जो अंतर्नोद होता है ये भी अभिप्रेरणा का घटक होता है। तीसरा देखिए, प्रोत्साहन बोला गया है। अब प्रोत्साहन ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उस बच्चे का इंटरनल मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे को बाहर से मोटिवेशन दिया जा रहा है। उसके माता पिता, उसके आसपास के लोग उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आप देखिएगा कई बार जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो 10 ही मिनट के लिए, 1 ही घंटे के लिए आप के अंदर एक आग लग जाती है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा इस लाइफ में। तो वो अभिप्रेरणा कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, किसी के मोटिवेट करने पर आ रहा है, किसी के प्रोत्साहित करने पर आ रहा है। यानी प्रोत्साहन का घटक माफ कीजिएगा, अभिप्रेरणा का घटक प्रोत्साहन भी होता है। ठीक है, अब 3 विकल्प को तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, तो इस तीनों को काटिए। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप 2011 से लेकर के अब तक जितने भी यूपी टेट के पेपर का आयोजन किया गया है, वर्षवार और सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प दिया गया अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, दूसरा दिया गया व्यक्ति निर्धारण अनुदेशन, चौथा दिया गया व्यवहार रूपांतरण तकनीक, और तीसरा दिया गया त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ये जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सब एक ही सिद्धांत के नाम है। और ये किसने दिया है? ये थार्नडाइक ने दिया है। किसने? थार्नडाइक ने दिया है। और ये जो सिद्धांत है ये थार्नडाइक से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न हमसे पूछा गया स्किनर के द्वारा, और यही पूछा गया कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो ये थार्नडाइक से संबंधित नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये स्किनर से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कहा जा रहा है विभिन्न योग्यताओं, यानी कि एक कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का जो लेवल है सीखने का या फिर उनके स्किल्स का या फिर उनके योग्यताओं का वो अलग अलग है और सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग है। तो इस कंडीशन में सबसे अच्छा कौन सा तरीका होगा जिससे उन बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला दिया गया है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, तो उसमें 70 मार्क्स के मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, बाकी के जो 30 मार्क्स आपको कॉलेज के माध्यम से या फिर स्कूल के माध्यम से मिल रहे होते हैं, उसे ही बोलते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन या फिर आंतरिक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि बाहर से कोई एग्जामिनर आता है या फिर
जो टीचर होते हैं स्कूल के वहीं आपका इंटरनली इवैल्यूएशन करके आपको मार्क्स दे देते हैं। तो ये क्या होता है, ये सत्र के अंत में होता है। ये क्या होता है, सत्र के अंत में होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है अलग अलग योग्यताओं के बच्चों की और अलग अलग रुचि रखने वाले बच्चों की। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा दिया गया बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है, वो बोर्ड एग्जाम आपका बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो ये भी सत्र के अंत में होता है। ये भी सत्र के अंत में, ये भी सत्र के अंत में है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देखिए प्रायोगिक मूल्यांकन। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? प्रयोग के माध्यम से, जैसे साइंस साइड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो आप जो प्रैक्टिकल करते हैं उसके जो इवैल्यूएशन आपका किया जा रहा है वो प्रायोगिक मूल्यांकन हो गया। तो ये भी कब होता है? सत्र के अंत में होता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही विकल्प बचा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? ये ऐसा मूल्यांकन है कि जब बच्चे को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई के दौरान ही एज ए टीचर हम उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि बच्चा कितने हद तक सीख रहा है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कक्षा में आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। समावेशी कक्षा में चूंकि शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है, अधिगम रूप से अक्षम बालक भी है। अब मान लीजिए कि बच्चे का शारीरिक परीक्षण करना है, तो सत्र के अंत में सभी बच्चों का एक तरीके से इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, मान लीजिए पैर से विकलांग है, तो उसका आप खेल कूद के माध्यम से इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो कक्षा में जब बच्चे को पढ़ाई के माध्यम से उनको सिखाया जा रहा है, उसी दौरान ही उनका इवैल्यूएशन किया जाए, उसी दौरान ही उनका इवैल्यूएशन किया जाए। इसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीखने के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके समावेशी कक्षा की जब बात की जाती है। तो यहाँ पर ये समावेशी कक्षा की ही बात कर रहा है, क्योंकि अलग अलग योग्यता की बात कर रहा है। यानी एक ही कक्षा में अलग अलग रुचि और अलग अलग योग्यता से संबंधित बालक हैं, यानी समावेशी कक्षा की बात की जा रही है। इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब चूंकि सत्र के अंत में हो रहे हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखिए, आज भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ये बना दी गई है कि जिसके बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा मार्क्स आया वो सबसे अच्छा पढ़ने में तेज है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो टॉपर होते हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा शायद उतना नहीं कर पाते हैं जितना कि आप साइंटिस्ट देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनका आप पास्ट देखेंगे तो किसी को इस स्कूल से निकाल दिया गया, कोई पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, कोई हीन भावना का शिकार हो गया था बचपन में। तो ऐसे लोग भी आगे निकलने की संभावना रहती है। केवल मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन करना कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। और ये मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन कब होता है? सत्र के अंत में होता है। और ये तीनों सत्र के अंत की परीक्षाएं इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, निगेटिव है। और सत्र के दौरान यानी सीखने के दौरान ही जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है उसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक पक्ष की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या होता है? चीज़ों के बारे में जानना, नई जानकारी प्राप्त करना। तो नई जानकारी में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसी पेपर में स्टार्टिंग में भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के बारे में। इसमें हमने देखा था कि पहले बच्चे को ज्ञान होता है, उसके बाद से बच्चे को अवबोध होता है, उसके बाद से विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद से अनुप्रयोग और बाद में इवैल्यूएशन। तो ज्ञान उसमें था, अवबोध भी था, विश्लेषण भी था। चूंकि था तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन संबंधित नहीं है। चरित्र निर्माण की बात नहीं की गई थी संज्ञानात्मक पक्ष में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ 2011 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर का आयोजन हुआ है सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।